हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। तो वैसे विद्यार्थी ध्यान देंगे जिनका आज ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, सेशन 25 से 29 का। तो आज जिनका भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था वे अपना आंसर की मिला ले कि उनका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और कितना ऑब्जेक्टिव गलत हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस प्रकार का था और आंसर मिलाते हैं उसका, और आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए तो पहला पार्ट ए का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर ए क्या है? द टाइडल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ प्लानेट ड्यू टू। कह रहा है ज्वारीय सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति को किसके कारण बताता है। ज्वारीय सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति को किसके कारण बताता है? तो ऑप्शन में था दो तारों की टक्कर, सूर्य में विस्फोट, और तीसरा है सूर्य पर एक गुजरते तारे का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। और उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या था आपका? चौथा ऑप्शन था घूमता हुआ धूल का बादल। तो ज्वारीय सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति को किसके कारण बताता है? तो यह जो है ऑप्शन 3 होगा। क्या होगा? सूर्य पर एक गुजरते तारे का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। सूर्य पर एक गुजरते तारे का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तब क्या होगा इसका आंसर? द टाइडल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट ड्यू टू अ पासिंग स्टार ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सन। तो जिन्होंने भी ए का ऑप्शन 3 लगाए होंगे उनका सही होगा। तो ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है निम्न में से पृथ्वी की किस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होगा? भूपटल। भूपटल का तो होगा नहीं, भूपटल तो सबसे ऊपर होता है, तो इसका तो गहराई सबसे कम हो गया, 9 के बराबर, बहुत कम हो गया। और आधा स्तर तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है बाहरी कोर, तो बाहवा कोर पे तो होगा ही नहीं। तो गहराई कब होगा? बीच वाला भाग में होगा। तो बीच वाला भाग कौन है? आंतरिक कोर। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आंतरिक कोर, इनर कोर, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो बी का ऑप्शन 4। तो जिन्होंने भी बी का ऑप्शन 4 लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा। तो बी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी है विच ऑफ द फ्लोइंग डिसकंटिन्यूटीज सेपरेट्स द मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सी विघटन रेखा मेंटल को बाहवा कोर से अलग करती है? तो निम्न में से कौन सी विघटन रेखा मेंटल कोर को बाहवा से अलग करती है? तो देखिए ऑप्शन है मोह असंबद्धता, लोहमन असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी विघटन रेखा मेंटल को बाहवा कोर से अलग करती है? तो कौन सा होगा? गुटेनबर्ग होगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है क्या करता है? मेंटल को बाहवा कोर से अलग करता है। तो सी का क्या होगा? सी का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। तो क्वेश्चन नंबर डी में था, क्या था डी में? सम स्थिति की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो सम स्थिति की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको जो है डॉल्टन ने, सबसे सर्वप्रथम डॉल्टन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, सम स्थिति की अवधारणा सर्वप्रथम डॉल्टन जी ने प्रस्तुत किया था। तो डी का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्या था? क्वेश्चन नंबर ई था अकॉर्डिंग टू वेगनर पोंजिया ब्रोक इन टू पार्ट। तो पोंजिया दो भाग में बटा था। कौन कौन सा भाग? लॉरेंसिया और गोंडवाना। इसको आप बोल सकते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी बोला जा सकता है। तो इसको दो भाग में बटा गया था। तो कौन कौन सा था? लॉरेंसिया और गोंडवाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई का ऑप्शन 2 हो जाएगा। को क्या हो जाएगा? लौरेसिया और गोंडवाना। लौरेसिया और गोंडवाना लैंड। तो ठीक है, गोंडवाना। तो ऑप्शन ई का 2 हो जाएगा। चलिए अब एफ पे आते हैं। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफ नंबर क्या है? द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड।
वह सीमा जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है कहलाती है। जब प्लेट एक दूसरे के दूर जाती है तो क्या कहलाती है? अपसारी कहलाती है। और जब प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है तो क्या होता है? अभिसारी होता है, यानी टकराव होने लगता है, टकराव के नजदीक पहुंच जाता है। और जब दूर जाने लगता है, यही एक इधर जाएगा और एक इधर भागेगा, सॉरी, ये भी इधर भागेगा, इधर भी अभिसारी करेगा, मतलब दोनों। और तो कह रहा है सीमा जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो दूर जाता है ना, तो दूर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपसारी सीमा कहते हैं। और वहीं एक दूसरे के जब नजदीक आएगा, इस प्रकार ये भी इधर से जा रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसमें पूछ रहा है वह सीमा जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो क्या होगा? अब अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट यानी अलग अलग कर रहा है। और कन्वर्जेंट मतलब मिलना। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? मिलना। इसमें डाइवर्जेंट होता है, जब दो अलग अलग होगा तो क्या होगा? डाइवर्जेंट, यानी कि अपसारी सीमा होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो चलिए, एफ का हो गया ऑप्शन दो हो जाएगा, अपसारी सीमा। अब क्वेश्चन नंबर जी है। जी क्या है? क्वेश्चन नंबर जी आपका है, देखिए जी क्या है। जी को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन जो है रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है? पहला है पाले की क्रिया, क्या है? उसके बाद बी है अपसल्कन, और तीन है ऑक्सीकरण और सन्निघर्षण। तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। निम्न में से कौन सा रसायन रसायन ऑक्सीकरण से ही पता चलता है कि ये कौन किस चीज का पाठ है? रासायनिक रासायनिक चीज का पाठ है। तो रसायन अपक्षय का उदाहरण क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण हो सकता है। ऑक्सीकरण होगा। अब सन्निघर्षण, तो सन्निघर्षण किस में आएगा? ये तो भौतिक अपक्षयन में आएगा। सन्निघर्षण, घर्षण वाला चीज किस में आता है? भौतिक चीज, भौतिक में आता है, यानी फिजिक्स सुने होंगे ना, तो उसमें आता है फोर्स, उसके बारे में। तो घर्षण किस में आएगा? सन्निघर्षण जो है आपका भौतिक अपक्षय में आएगा। आप लोग को पता हो कि अपक्षय कितना प्रकार का होता है? एक रासायनिक अपक्षयन होता है, एक होता है भौतिक अपक्षयन, और तीसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल अपक्षयन होता है। यही तो है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर जी का ऑप्शन हो जाएगा तीन, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो चलिए अब एच पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एच था। एच में क्या था क्वेश्चन? देखिए, एच में था बलुका स्तूप किस कारक द्वारा बनाया बनाया जाता है? तो बलुका स्तूप किस कारक द्वारा बनता है? तो पवन के द्वारा, विंड के द्वारा। तो एच का ऑप्शन तीन हो जाएगा। तो जिन्होंने भी एच का तीन मारे होंगे, विंड, उनका सही होगा एकदम। चलिए आई पे आते हैं आप, यानी कि 9 नंबर है ये। आई आई कह रहा है, आई में भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये तो आप लोग ये तो हम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भूकंपीय तरंग को मापने वाले को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से तो पारा मापा जाता है, यानी कि तापमान मापा जाता है। तो थर्मामीटर तो होगा नहीं। तो भूकंप के लिए क्या, भूकंप तरंग मापने वाले यंत्र को क्या कहता है? सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? आई का वन हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। तो चलिए, अब आते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है जे। जे क्या है? क्वेश्चन नंबर जे में है, द हिमालय आर इन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का। क्या क्या हिमालय ज्वालामुखी पर्वत है? नहीं, नहीं होगा। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब कथी? बचा हुआ पर्वत है। ये तो बचा हुआ पर्वत नहीं, तो बहुत बड़ा पर्वत है वलित पर्वत। तो क्या होगा? वलित पर्वत हो जाएगा। यानी कि हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। तो जे का क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। जे का तीन, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। तो चलिए, यही था आपका पार्ट ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव जब दे, तो मिलाइए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। और देखिए, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या पूछा था। देखिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, जिनका एमआईसी और एमडीसी में ज्योग्राफी होगा, तो 30% क्वेश्चन इससे भी रहता है, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, सब्जेक्टिव को दिखा देते हैं कि क्या पूछा है। देखिए, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था। ए में है, भूकंपीय लहरों के प्रकारों को विवरण दे। भूकंपीय लहर, तो भूकंपीय लहर पता होगा आप लोग को। भूकंपीय लहर कई प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होता है। एगो पी तरंग, एगो एस तरंग, एगो एल तरंग, ये तीन ना होता है। तो भूकंपीय लहरों के प्रकारों के बारे में बात करना था, तो यानी कि पी तरंग के बारे में बात करना था, एस तरंग और एल वेव। तो यही था। पी को प्राथमिक भी कहते हैं। पी तरंग को क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग, या उसके बाद सेकेंडरी तरंग, और उसके बाद एल तरंग। तो यही तो है, तीन को तरंग होता है, पी तरंग, एस तरंग और
एल तरंग। अब देखिए, और बी था तो क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन नंबर ए तो बिल्कुल आसान था, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग के बारे में बताना था। अर्थक्वेक कैसे हम पढ़ाए भी थे, अर्थक्वेक का वीडियो देखिएगा आप लोग, अगर आप लोग देख के गए होंगे मेरा वीडियो जो इस चैनल पर डाला गया है अर्थक्वेक का, तो आप लोग जरूर ही एक ए नंबर क्वेश्चन बनाए होंगे। तो बी में है मोह असंबद्धता क्या है। मोह असंबद्धता, असंबद्धता का मतलब क्या होता है, असंबद्धता आप लोग समझते हैं। देखिए, जो पृथ्वी का जो भाग होता है ऐसे, कैसे, ऐसे जो अलग अलग तीन भाग में होता है ना, तो प्रत्येक भाग को जो अलग करता है ना उसी सीमा को कहते हैं असंबद्धता। यानी कि तीन भाग है तो तीन को, देखिए तीन भाग है ना तो सब प्रत्येक का दो गो भाग होता है, एगो अप ऊपरी एगो निचली। तो ऊपरी ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी ऊपरी मेंटल, ऊपरी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। तो सबको जो अलग अलग करता है ना तो उसका प्रत्येक का नाम होता है। जैसे कि देखिए, क्रस्ट है दो प्रकार का, एगो अपर क्रस्ट एगो लोअर क्रस्ट। तो ये दोनों के बीच इसको इसको जो अलग करता है ना तो उसका नाम होता है। ऐसे ही बीच में जो जो रहता है सबका नाम होता है, वही असंबद्धता कहलाता है। तो यही पूछा था, मोह असंबद्धता क्या है। तो मोह असंबद्धता किसको अलग करता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, तो वही है। तो बी है। और 3 नंबर है अंतर्भेदी ज्वालामुखी स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो सी में यही था। और डी में क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। वाह, ये तो क्वेश्चन बहुत मस्त था। अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है, अपर्दन के मुख्य कारण कौन से हैं। तो अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है बताइए। तो अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का मतलब होता है टूटना, टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय। और पता होगा कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। अपक्षय जो है आपका 3 प्रकार का होता है, एगो रासायनिक अपक्षय, एगो भौतिक अपक्षय, एगो होता है बायोलॉजिकल, उसको क्या बोलते हैं, हाँ बायोलॉजिकल अपर्दन होता है, अपक्षयन होता है। अपक्षयन का मतलब होता है सीधा सीधा टूटना, मतलब किसी भी चट्टान का टूटना, तो क्या हो गया, अपक्षय हो गया। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एगो केमिकल, कहाँ गया, हाँ वेदरिंग, एगो केमिकल वेदरिंग, एगो फिजिकल वेदरिंग, और एगो बायोलॉजिकल वेदरिंग। 3 प्रकार के हो गया ना। अब आते हैं इरोजन यानी कि अपर्दन। तो जो टूटता है ना चट्टान, चट्टान टूट के, चट्टान टूटता है तो वहीं पे तो रहता नहीं है चट्टान, जो अपर्दित होती है। अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या होता है, अपक्षय का मतलब हो गया टूट जाना, ठीक है। कोई इतना बड़ा पत्थर है टूट गया, ऐसे टूट गया, ठीक है, ये टूट के ऐसा बन गया। अपर्दन, अपर्दन का मतलब क्या है, ये जो टूटा हुआ भाग है ना, यहाँ से यहाँ खसके खसकते खसकते यहाँ आ गया तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, अपर्दित हुआ कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं अपर्दन। तो टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय, और टूट के वहाँ से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो यही यही तो अंतर है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, अपर्दन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल भी, अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है। तो अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर ए भी आसान था, सबसे बेजोड़ क्वेश्चन था, और ये सी डी भी ठीक है, और ये थोड़ा था, इसको जो पढ़े होंगे उनके लिए आसान था, लेकिन ये तो बिल्कुल आसान था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या था, डिस्क्राइब द क्या है, नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो नदी के द्वारा जो निक्षेपण होता है उसके बारे में बताएं। तो नदी के द्वारा जो निक्षेप, निक्षेप का मतलब क्या होता है कि इसका नदी में आप जानते हैं कि पानी के नीचे क्या रहता है, बालू उलू रहता है, कचरा उचरा रहता है। तो वो कचरा जो है पानी में दिखाई देता है नहीं, वो नीचे चला जाता है। तो वो कभी कभी होता है ना कि देखिएगा बालू किनारे पे आ जाता है, तो वो क्या होता है, निक्षेपित होता है। निक्षेपण का मतलब होता है एक जगह जमा होना, और निक्षेपण के कारण ही क्या बनता है, डेल्टा बनता है। तो नदी का जो कचरा आता है, चाहे समुद्र का कचरा, एक जगह जहाँ जमा हो जाता है बहुत सारा, वो क्या हुआ, निक्षेपित हुआ, मतलब कि एक जगह जमा हुआ। तो और वही क्या कहलाता है, डेल्टा। और आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा। वो कैसे बना है, इसी से बना है, नदी का निक्षेपण से, समुद्र के निक्षेपण से बनता है वो सब। तो निक्षेपित इसको कहते हैं, मतलब नदी या समुद्र के कचरा को, जो गाद होता है, गाद वो एक जगह जब जमा होने लगता है उसको ही कहते हैं निक्षेपण। तो यही था नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप। तो स्थल, इससे स्थल रूप भी बना हुआ है। तो डेल्टा के साथ साथ अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाएगा, डेल्टा से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या एक स्थल नहीं बन जाएगा, ठोस स्थान नहीं बन जाएगा। जब वहाँ, जब मान लेते हैं वहाँ पानी सूख जाएगा, और जो निक्षेपण हुआ था वो बहुत सारा, एक जगह बहुत सारा एकत्रित हो गया, तो क्या बन जाएगा, मान लेते हैं कि इतना दूर में जो है निक्षेपण हो गया, ठीक है। अब गर्मी का मौसम आया, पानी पूरा सूख गया, तो क्या ये टाइट होगा कि नहीं होगा। तो यही क्या बन जाएगा, स्थल रूप बन जाएगा। तो इसी के बारे में बताना था क्वेश्चन में। तो शॉर्ट क्वेश्चन यही था। अब लॉन्ग में देखते हैं, अब आते हैं लॉन्ग पे।
देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब कितने शब्दों में देना रहता है, हम बोले थे ना 250 शब्दों में। अब देखिए लॉन्ग का कितने शब्दों में जवाब देना था, 700। तो लोग कह रहे थे कि कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि कितने शब्दों में आंसर देना है, कई पेज में लिखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है 250 शब्द में जो लिखना है, तो 250 शब्द कितने पेज में लगभग पूरेगा? 2 पेज, 2.5 पेज, 2 से 3 पेज में पूर जाएगा। क्या 2 से 3 पेज? आप 2 पेज लिखिए, 2.5 पेज लिखिए, चाहे 3 पेज लिखिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन तो 2 से 3 पेज मिनिमम। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 2 2.5 पेज तो लिखना ही है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 250 शब्द में लिखना है, तो कम से कम तो 2.5 पेज लिखना ही पड़ेगा, 2.5 पेज, 3 पेज। और लॉन्ग क्वेश्चन का जहाँ तक बात है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 700 वर्ड में लिखना है, तो 700 वर्ड में कम से कम 3 से 4 पेज तो होना ही चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप 7 से 8 पेज भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया है, नहीं कि अपने मन से बढ़ा चढ़ा के मतलब लिख दिए, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश ये करना है ना कि हाँ क्वेश्चन का जवाब दे तो जिस लायक क्वेश्चन आएगा उसी लायक जवाब दे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको कोशिश करेंगे कि 3 से 4 पेज तक पहुंचाए कैसे। अगर उस लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा तो 4 से 5 पेज जाएगा ही नहीं। लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहना है, कोशिश ये रहना है कि 3 पेज लिखे, 2.5 पेज लिखे। तो यही है। तो चलिए देखिए, आप क्वेश्चन देखते हैं कि इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या था। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका था पहला, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन करें। वाह, देखिए ये हम पढ़ाए हुए हैं। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाए थे कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ था। प्रारंभ में पृथ्वी क्या था, बाद में 2 भाग में टूट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पौंजिया था। और पौंजिया, बीच में पौंजिया था, आलियारी से क्या था, पूरा पानी से भरा हुआ था। ये जो पौंजिया है ना, आगे चल के 2 भाग में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो यही था संरचना का, पृथ्वी की संरचना का विस्तृत वर्णन। तो इसी प्रकार बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है? महाद्वीपीय विस्थापन, विस्थापित होना, प्लेट का इधर उधर जाना, क्या होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होता है। तो इसको इसको लिखना था। अब है पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर के सिद्धांत का वर्णन करें। तो कोबर जी के सिद्धांत के बारे में बताना था, पर्वत निर्माण के संबंधित। अब छठा क्वेश्चन क्या था, डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए, ये था। अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या था, तो 7वां जो कि अंतिम प्रश्न था। तो 7वां प्रश्न क्या था, देखिए हिमनद के द्वारा निर्मित स्थल कृतियों का सचित्र वर्णन करें। देखिए इसमें से जो हम वीडियो में दिखाए थे ना, उसमें से देखिए आपका एक क्वेश्चन टकरा गया, यहाँ देखिए कहाँ गया। हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये तो हम पढ़ाए थे। तो यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन तो टफ नहीं था, सिलेबस के हिसाब से ही था, जो सिलेबस था वही था। हाँ, ऑब्जेक्टिव थोड़ा है। ऑब्जेक्टिव भी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो ये बी वाला आसान ही है, ए वाला आसान ही है। ये थोड़ा गुटेनबर्ग ये जो पढ़े होंगे उनके लिए आसान था, ये डॉटन थोड़ा ये तो फैक्चुअल था। चलिए, तो जाइए आप लोग आंसर मिलाइए और देखिए कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, उसमें क्या किया जा सकता है, क्या आप आंसर मिला ही सकते हैं ना। अब जो गलत हो गया उसको तो आप सही कर नहीं सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से आंसर मिलाइए, क्वेश्चन को फेंकिए उधर, हटाइए साइड में रखिए। अब अगले एग्जाम का तैयारी कीजिए। अब कैसा गया नहीं गया, बीए है, बीए में इतना नहीं सोचना है। कोई इंटर या मैट्रिक नहीं है। इसमें इसमें इतना तो आप लोग पढ़ के आते ही आ ही चुके होंगे। 10th और इंटर में जो पढ़ेंगे होंगे उसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे बढ़ा देना है उसको। तो और क्या करना है, ग्रेजुएशन में यही करना रहता है, जो पढ़े हैं आज तक उसको एडवांस लेवल तक ले जाना है बस। तो जाइए आप लोग आंसर मिलाइए। धन्यवाद।